Hi there and welcome to this series of Virtual University Final Term Exams Preparation। ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर आपको MGT 611 बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल लॉ के फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए सॉल्व MCQs करवाए जा रहे हैं, वो भी इजी एक्सप्लेनेशन के साथ, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हासिल कर सकें। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सबसे पहले कि पार्टनरशिप इज़ डिफाइंड एज अ पार्टनरशिप, जो है पार्टनरशिप बिजनेस, इसको डिफाइन किया जाता है इनमें से किस तरीके से। सो रिलेशनशिप बिटवीन पर्सनस कैरिंग बिजनेस फॉर प्रॉफिट। तो पार्टनरशिप असल में क्या होता है? रिलेशनशिप होता है पर्सनस के दरमियान। वो जो पर्सनस होते हैं वो पार्टनर्स होते हैं, वो कैरी करते हैं बिजनेस को, चलाते हैं वो प्रॉफिट के लिए। So partnership is a legal relationship in which two or more persons able to carry on a business together and share its प्रॉफिट एंड लॉस। तो पार्टनरशिप एक लीगल रिलेशनशिप होता है, कानूनी इसकी एक हैसियत होती है, जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा पर्सनस होते हैं, यानी कि ऑनर्स होते हैं, वो पार्टनर्स होते हैं, वो एग्री होते हैं कि बिज़नेस को चलाएंगे मिलकर और शेयर भी करेंगे प्रॉफिट इसका, और लॉस भी, जो लॉस होगा वो भी शेयर करेंगे। नेक्स्ट ये कि मैक्सिमम पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप। जनरल लॉ अगर हम देखें तो जो पार्टनरशिप के अंदर जो मैक्सिमम नंबर हो सकता है पार्टनर्स का, वो 20 है, 20। सो अंडर द ट्रेडिशनल पार्टनरशिप द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन एन ऑर्डनरी पार्टनरशिप इज जनरली 20 अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय लॉ। तो क्या है कि मैक्सिमम 20 होने चाहिए। नेक्स्ट ये कि पार्टनरशिप इज़ बेस्ड ऑन, पार्टनरशिप बेस करती है इनमें से किसके ऊपर? एजेंसी रिलेशनशिप के ऊपर बेस करती है। सो ईच पार्टनर एक्ट एज अ प्रिंसिपल एंड एन एजेंट, मीनिंग ईच पार्टनर कैन बाइंड द फर्म थ्रू लॉफुल एक्ट। तो हर पार्टनर एक्ट करता है दोनों के तौर पर भी, प्रिंसिपल भी और एजेंट के तौर पर भी। वो प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है। आप देखते हैं कि प्रिंसिपल हायर करता है एजेंट को, तो हर पार्टनर खुद वो प्रिंसिपल भी और वो खुद एजेंट भी है। और ये कि हर पार्टनर बाइंड कर सकता है फर्म को, जो भी लॉफुल बिजनेस एक्ट हैं उनके ज़रिए। नेक्स्ट है कि पार्टनरशिप डीड इज़ अ, पार्टनरशिप डीड जो होता है, जो बनता है, वो क्या है असल में? इनमें से वो है रिटर्न एग्रीमेंट अमंग पार्टनर्स। पार्टनर्स के दरमियान लिखा हुआ एग्रीमेंट होता है। सो पार्टनरशिप डीड इज़ अ रिटर्न डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द राइट्स, ड्यूटीज़, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ पार्टनर्स। एक ऐसा रिटर्न डॉक्यूमेंट है, लिखा हुआ डॉक्यूमेंट होता है, इसके अंदर राइट्स है, ड्यूटीज़ है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं पार्टनर्स की। अब ये कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज़ डिसाइडेड इन, अब ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनके किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, ये कहाँ डिसाइड किया जाता है? पार्टनरशिप एग्रीमेंट में डिसाइड किया जाता है। सो पार्टनर्स डिसाइड द प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो इन द पार्टनरशिप डीड। इट इफ नॉट मेंशन, प्रॉफिट्स आर यूजुअली शेयर्ड इक्वली। तो ये रेशियो लिखा जाता है पार्टनरशिप डीड में, लेकिन अगर ये मेंशन नहीं है, लिखा हुआ नहीं है, प्रॉफिट्स फिर इक्वल, बराबर उनको तकसीम किया जाएगा। नेक्स्ट ये कि कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 डील्स विद। अब कंपनी ऑर्डिनेंस जो 1984 है, उसके अगर हम देखें तो वो डील करता है इनमें से किसके साथ? कंपनी फॉर्मेशन एंड रेगुलेशन, कंपनी को बनाना और उसको रेगुलेट करना। सो कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 गवर्न दी इनकॉर्पोरेशन, मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ कंपनी। तो ये एक ऐसा ऑर्डिनेंस था जो कि इनकॉर्पोरेशन, मैनेजमेंट और रेगुलेशन के हवाले से कंपनी में। लेकिन अगर हम अभी की बात करें तो क्या है कि अब ये ऑर्डिनेंस नहीं है। अब कंपनीज एक्ट 2017 है पाकिस्तान में, यहाँ पर कंपनीज एक्ट 2017 है अब। नेक्स्ट ये कि कंपनी इज़, अब कंपनी है क्या? कंपनी की हम बात करते हैं, कंपनी किस तरह का बिजनेस है? आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। इंटेंजिबल पर्सन भी कहा जाता है, आर्टिफिशियल इंटेंजिबल पर्सन भी कहा जाता है इसको। यानी कि कंपनी खुद एक पर्सन है। ह्यूमन क्या है? नेचुरल पर्सन। कंपनी इज़ आर्टिफिशियल पर्सन। तो ये फ़र्क है, दोनों ही पर्सन है। ये आर्टिफिशियल है क्योंकि इंसानों ने बनाई है, और वो नेचुरल पर्सन है क्योंकि उसको, इंसानों को खुदा ने बनाया है। तो इसी तरह जिस तरह इंसानों के ऊपर कोई केस कर सकता है या इंसान के नाम पे कोई केस हो सकता है, तो इसी तरह कंपनी के ऊपर भी कोई केस कर सकता है, कंपनी के नाम पे भी। तो कंपनी को चलाता तो इंसान ही है, ऑनर्स ही चलाएंगे या जो मैनेजमेंट है वो चलाएगी, लेकिन कंपनी को खुद एक पर्सन के तौर पे ट्रीट किया जाएगा। So, a company is an artificial legal person created by law with rights and responsibilities separate from its member. तो artificial legal person होने की वजह से इसके rights और responsibility उसके member से अलग कंसिडर किए जाते हैं। नेक्स्ट ये कि प्राइवेट कंपनी कैन हैव मैक्सिमम नंबर मेंबर्स। प्राइवेट कंपनी के मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं? 50, जो उसके ऑनर्स में से होते हैं। सो अंडर द कंपनी ऑर्डिनेंस अ कंपनी कुड हैव अप टू 50 मेंबर्स। तो 50 मेंबर्स इसके हो सकते हैं, एक्सक्लूडिंग एम्प्लॉय मेंबर। यानी कि इसमें 50 मेंबर्स से मुराद जो उसके ऑनर्स हैं उनकी बात हो रही है, यहाँ पर एम्प्लॉयज़ की बात नहीं हो रही। एम्प्लॉयज़ तो
जितने भी चाहे हों वो एक अलग मैटर है। सो नेक्स्ट ये कि पब्लिक कंपनी मिनिमम मेंबर्स आर, अब और पब्लिक कंपनी के जो मिनिमम मेंबर्स होने चाहिए वो कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए एटलीस्ट, सॉरी 2 होने चाहिए एटलीस्ट। सो अ पब्लिक कंपनी रिक्वायर्स एटलीस्ट 2 मेंबर फॉर इनकॉर्पोरेशन अंडर करंट पाकिस्तानी कंपनी लॉ। तो एटलीस्ट जो 2 मेंबर रिक्वायर होते हैं इनकॉर्पोरेशन के लिए अगर हम करंट लॉ की बात करें। नेक्स्ट ये कि सेपरेट लीगल एंटिटी मीन्स, अब सेपरेट लीगल एंटिटी जो कंपनी को कहा जाता है, इससे क्या मुराद है, कंपनी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ ऑनर्स, कंपनी जो आज़ाद है अपने ऑनर्स से। कंपनी खुद एक अलग चीज़ है, ऑनर्स एक अलग है, यानी कि कंपनी खुद एक पर्सन है, ऑनर्स खुद पर्सन है। कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, ऑनर जो वो natural person है। So a company has its own legal identity and can own property, enter contract and सीओ और बी सीओड इंडिपेंडेंटली। तो कंपनी की खुद जो है वो लीगल आइडेंटिटी होती है, कानूनी खुद एक हैसियत है उसकी। कंपनी के नाम पे कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, कॉन्ट्रैक्ट में कंपनी को शामिल किया जा सकता है, कंपनी को कोई सीयू कर सकता है, या फिर ये सीयू हो, कंपनी सीयू करे या ये सीयू हो, खुद आज़ादाना तौर पर खुद आज़ाद है, एक चीज़ है कंपनी, खुद एक आज़ाद चीज़ है। नेक्स्ट ये कि SECP स्टैंड्स फॉर, SECP की फुल फॉर्म अगर हम देखें वो क्या है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। सो SECP इज रेगुलेटरी पाकिस्तान से रेगुलेटरी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर सुपरवाइजिंग द कॉर्पोरेट सेक्टर एंड कैपिटल मार्केट। तो ये जो है रेगुलेटरी अथॉरिटी होता है, अथॉरिटी है पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखें SECP को, और ये इसकी ज़िम्मेदारी ये कि सुपरवाइज़ करे जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, जो कंपनी वगैरह हैं कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर आ जाती हैं, और इसके अलावा जो कैपिटल मार्केट्स वगैरह होती हैं उसको भी। नेक्स्ट ये कि मेन रोल ऑफ SECP इज़, अब SECP का जो मेन रोल है वो इनमें से क्या है, वो है रेगुलेटिंग कॉर्पोरेट सेक्टर, तो रेगुलेट करना जो भी कॉर्पोरेट सेक्टर है। SECP रेगुलेट कंपनीज इंश्योरेंस सिक्योरिटीज़ मार्केट एंड प्रमोट ट्रांसपेरेंसी इन द कॉर्पोरेट सेक्टर। तो SECP जो है वो कंपनीज़ को रेगुलेट करती है, इंश्योरेंस को, सिक्योरिटीज़ मार्केट को प्रमोट करती है, ट्रांसपेरेंसी जो है कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर। नेक्स्ट ये कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंश्योर्स, कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है वो यकीनी बनाती है इनमें से किस चीज़ को, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी भी और अकाउंटेबिलिटी भी। सो कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रमोट्स एथिकल मैनेजमेंट, अकाउंटेबिलिटी, फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी। कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है वो प्रमोट करती है किस चीज़ को, एथिकल मैनेजमेंट को, कि मैनेजमेंट जो वो एथिकल हो, अखलाकियात वाली हो, अकाउंटेबिलिटी भी हो, जिम्मेदारी आएगी उन पर जो जो दी गई है तो वो फिर ज़िम्मेदार भी होंगे, फेयरनेस हो, बाइसनेस नहीं हो, ट्रांसपेरेंसी हो, छुपाया ना जाए चीज़ों को, ट्रांसपेरेंट रहें। उसके बाद ये कि वाइंडिंग अप मीन्स, अब वाइंडिंग अप का मतलब क्या होता है, क्लोजिंग कंपनी लीगली, कानूनी तौर पे बंद कर देना कंपनी को। सो वाइंडिंग अप इज़ द लीगल प्रोसेस ऑफ एंडिंग अ कंपनीज एग्जिस्टेंस बाय सेटलिंग डेट्स एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग रिमेनिंग एसेट्स। तो वाइंडिंग अप के ज़रिए कानूनी तौर पे ख़त्म किया जाता है कंपनी की जो भी एग्जिस्टेंस है, वजूद है, उसको ख़त्म किया जाएगा। जितने भी डेट होंगे उनको सेटल किया जाएगा, उनको पे किया जाएगा, मतलब अदायगी की जाएगी वाजिबात की, और डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा रिमेनिंग एसेट्स को, बाकी जो भी एसेट्स बचेंगे असासे उनको तकसीम कर दिया जाएगा। नेक्स्ट ये कि वॉलेंटरी वाइंडिंग अप इज़ डन बाय, वॉलेंटरीली वाइंडिंग अप जो होती है रज़ाकाना तौर पर, वो किस तरीके से होती है, शेयर होल्डर्स के ज़रिए होती है। सो इनवॉलेंटरली वाइंडिंग अप, शेयर होल्डर डिसाइड्स टू डिसॉल्व द कंपनी थ्रू अ फॉर्मल रेजोल्यूशन। इसमें क्या होता है कि शेयर होल्डर्स डिसाइड करते हैं कि हम ख़त्म कर रहे हैं कंपनी को, बंद कर रहे हैं एक फॉर्मल रेजोल्यूशन के ज़रिए। नेक्स्ट ये कि कंपलसरी वाइंडिंग अप इज़ ऑर्डर्ड बाय, और कंपलसरी वाइंडिंग अप का ऑर्डर कौन देता है, कोर्ट देता है कि अब इसको बंद कर देना चाहिए। सो अ कोर्ट में ऑर्डर कंपलसरी वाइंडिंग अप व्हेन लीगल ग्राउंड एग्जिस्ट सच एज इंसॉल्वेंसी और अनलॉफुल एक्टिविटी। तो कानूनी बुनियादों के ऊपर कोर्ट जो ऑर्डर देगा वो असल में कानूनी बुनियादों के ऊपर देता है कि अब इस कंपनी को बंद किया जाए, जैसे इंसॉल्वेंसी हो गई या फिर कोई गैर कानूनी काम हो रहे थे कंपनी के अंदर, गैर कानूनी चीज़ों में कंपनी कोई पकड़ी गई है। नेक्स्ट ये कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड्स, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट देखें तो उसमें शामिल है, इनमें से क्या, चेक्स आ जाते हैं। सो कॉमन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड्स चेक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिजरी नोट। जो आम तौर पे जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है उनमें चेक्स हो गए, सबसे कॉमन चेक्स है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज होते हैं, इसके अलावा प्रोमिजरी नोट होता है। नेक्स्ट ये कि प्रोमिजरी नोट है, सब प्रोमिजरी नोट क्या होता है, प्रॉमिस टू पे मनी, एक प्रॉमिस होता है कि मनी जो है वो पे करना है, पैसे जो है वो पे करना है। सो प्रोमिजरी नोट इज़ अ रिटर्न एंड अनकंडीशनल प्रॉमिस टू पे अ स्पेसिफाइड अमाउंट टू अ पार्टिकुलर पर्सन। प्रोमिजरी नोट एक लिखा हुआ होता है और अनकंडीशनल प्रॉमिस होता है कि पे किया जाए एक ख़ास अमाउंट जो एक ख़ास शख्स को। नेक्स्ट ये कि बिल ऑफ एक्सचेंज इन्वॉल्व्स, अब बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है कि 3 पार्टीज शामिल होती हैं।
बिल ऑफ एक्सचेंज नॉर्मली इन्वॉल्व्स द ड्रॉअर, ड्रॉई एंड पेई। इसमें जो है वो ड्रॉअर है, ड्रॉई है और पेई है, तीन लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट एक एंडोर्समेंट मीन्स, अब एंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है, साइनिंग इंस्ट्रूमेंट टू ट्रांसफ़र, फॉर ट्रांसफर, साइन करना इंस्ट्रूमेंट जो है ट्रांसफर्स के लिए। नेक्स्ट, सो एंडोर्समेंट इज साइनिंग आ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट टू ट्रांसफर ओनरशिप टू अनदर पर्सन। एंडोर्समेंट क्या होता है कि साइन किया जाता है एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर करने के लिए ओनरशिप दूसरे शख्स को। नेक्स्ट ये कि नेगोशिएशन रेफर्स टू, अब नेगोशिएशन से क्या मुराद है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप को ट्रांसफर करना। सो नेगोशिएशन इज द लीगल ट्रांसफर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट टू अनदर होल्डर। नेगोशिएशन लीगली तौर पर, कानूनी तौर पर ट्रांसफ़र किया जाता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो दूसरा होल्डर होता है उस तक। नेक्स्ट ये कि होल्डर इन ड्यू कोर्स मीन्स, होल्डर इन ड्यू कोर्स का मतलब इनमें से क्या होता है, लीगल होल्डर विद राइट्स, लीगल होल्डर होते हैं राइट्स के साथ। सो होल्डर इन ड्यू कोर्स ऑब्टेन्स द इंस्ट्रूमेंट लीगली इन गुड फेथ एंड एंजॉयज स्पेशल लीगल प्रोटेक्शन। होल्डर इन ड्यू कोर्स जो है वो हासिल करता है इंस्ट्रूमेंट कानूनी तौर पर भी गुड फेथ के अंदर, और इन्जॉय करते हैं कानूनी स्पेशल जो ख़ास लीगल प्रोटेक्शन होती है। नेक्स्ट ये कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इन्वॉल्व्स, अब जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी होती है उसमें शामिल है इनमें से क्या, चेंज ऑफ ऑनरशिप, ऑनरशिप जो होती है मिल्कियत जो उसके अंदर चेंज आना, उसके अंदर तब्दीली होना। सो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी मींस ओनरशिप और राइट्स इन प्रॉपर्टी पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि जो ऑनरशिप है या जो राइट्स होते हैं प्रॉपर्टी में वो एक शख्स से दूसरे शख्स के पास चले जाते हैं। नेक्स्ट ये कि सेल रिक्वायर्स, अब सेल जो है वो रिक्वायर करती है इनमें से क्या, एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर मनी, एक्सचेंज हो जाना गुड्स का पैसे के लिए, यानी कि पैसे के बदले सामान ले लिया, यही सेल है। सो अ सेल इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच ऑनरशिप ऑफ गुड्स इज ट्रांसफ़र इन एक्सचेंज फॉर मनी। तो सेल के अंदर क्या होता है कि ऑनरशिप जो होती है गुड्स की वो ट्रांसफ़र की जाती है, बदले में पैसे दिए जाते हैं। नेक्स्ट है कि सेल ऑफ गुड्स कॉन्ट्रैक्ट मस्ट इन्वॉल्व, सेल ऑफ गुड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लाजमी तौर पर शामिल होना चाहिए इनमें से क्या, मूवेबल गुड्स जो होते हैं। सो सेल ऑफ गुड एक्ट अप्लाइज ओनली टू मूवेबल गुड्स नॉट लैंड और सर्विसेज। तो अब ये एक बहुत अहम चीज़ है कि सेल ऑफ गुड जो एक्ट है वो सिर्फ मूवेबल गुड्स के ऊपर अप्लाई किया जाता है, ऐसे गुड्स जिनको हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, ना कि इस लैंड के ऊपर। एक तो ज़मीन के ऊपर अप्लाई नहीं किया जाएगा और दूसरा सर्विसेज के ऊपर, जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे कि बैंक प्रोवाइड कर रहा है सर्विस या जो बार्बर है वो प्रोवाइड कर रहा है, तो इनके ऊपर अप्लाई नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट ये कि कंडीशन इन कॉन्ट्रैक्ट मीन्स, अब कंडीशन जो होती है कॉन्ट्रैक्ट में उससे क्या मुराद है, वो होता है एसेंशियल टर्म्स। So a condition is an essential term of contract. If it breach, the aggrieved party may terminate the contract and claim damages. Condition जो है वो essential term होती है contract की, लाजमी होती है, यानी कि अगर ये breach हो जाती है तो aggrieved party जो है वो terminate कर सकती है contract भी, और वो damages भी claim कर सकती है। Next है कि वारंटी, जब वारंटी मिलती है कई सारी products हम buy करते हैं उसके ऊपर, तो वो क्या है, secondary term है। So a warranty is a secondary term of contract. Its breach allows a claim for damage but usually does not cancel the contract. तो सेकेंडरी टर्म होती है ये कॉन्ट्रैक्ट की, ये इसका ब्रीच होना अलाउ तो करता है कि क्लेम किया जाए डैमेजेस के लिए। वारंटी का मतलब ये कि क्लेम करें डैमेजेस के लिए, लेकिन यूजुअली तो पे कौन से जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको कैंसिल नहीं करती है। नेक्स्ट ये क्या, ट्रस्ट इन्वॉल्व्स, अब ट्रस्ट की हम बात करें उसमें क्या आ जाते हैं, ट्रस्टी, सेटलर एंड बेनिफिशियरी। ट्रस्टी, सेटलर, बेनिफिशियरी आ जाए। सो ट्रस्ट कंसिस्ट ऑफ थ्री मेन पार्टीज, तीन मेन पार्टीज, एक तो सेटलर हो गया, क्रेडिटर, ट्रस्टी हो गया, मैनेजर, बेनिफिशियरी हो गया, रिसीवर ऑफ गुड्स बेनिफिट्स एक्चुअली। नाउ ट्रस्टी होल्ड्स प्रॉपर्टी फॉर, ट्रस्टी जो प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं इनमें से किसके लिए, बेनिफिशियरी के लिए। सो ट्रस्टी मैनेजेस एंड प्रोटेक्ट द ट्रस्ट प्रॉपर्टी फॉर द बेनिफिट्स ऑफ बेनिफिशियरी। ट्रस्टी मैनेज करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं ट्रस्ट प्रॉपर्टी जो बेनिफिशियरी के बेनिफिट के लिए, बेनिफिशियरी के बेनिफिट के लिए, फ़ायदे के लिए। नेक्स्ट एक इंश्योरेंस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट होता है इनमें से किसका, इंडेमनिटी का। सो मोस्ट इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स आर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी वेयर द इंश्योरर कंपनसेट इंश्योर्ड फॉर एक्चुअल फाइनेंशियल लॉस। तो ज़्यादातर जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इंडेमनिटी के, जहाँ पर इंश्योरर कंपनसेट करता है इंश्योर्ड को एक्चुअल फाइनेंशियल लॉस के लिए। नेक्स्ट वन ये कि प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट मींस, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब इनमें से क्या होता है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट मैटर, जो फाइनेंशियल इंटरेस्ट होता है सब्जेक्ट मैटर के अंदर। सो द इंश्योर्ड मस्ट हैव अ फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी और लाइफ बीइंग इंश्योर्ड। इंश्योर्ड जो होता है उसका लाजमी तौर पर होना चाहिए फाइनेंशियल इंटरेस्ट जो है प्रॉपर्टी के अंदर, या फिर लाइफ जो कि इंश्योर्ड हो रही है। नाउ अटमोस्ट गुड फेथ रिक्वायर्स, अब ये जो एटमोस्ट गुड फेथ ये रिक्वायर करता है इनमें से किस चीज़ को, फुल डिस्क्लोजर रिक्वायर करता है। सो बोथ पार्टीज़, दोनों जो पार्टीज़ होती हैं, मस्ट ऑनेस्टली डिस्क्लोज ऑल मटेरियल फैक्ट,
दोनों पार्टीज़ को ईमानदारी के साथ डिस्क्लोज़ करना चाहिए तमाम जितने भी मटेरियल फैक्ट्स होते हैं बिफोर एंटरिंग इनटू एन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, इससे पहले कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में दाखिल हों। नेक्स्ट ये कि इंडस्ट्रियल रिलेशन ऑर्डिनेंस डील्स विद, अब इंडस्ट्रियल रिलेशन ऑर्डिनेंस डील करता है इनमें से किसके साथ, ट्रेड यूनियंस एंड लेबर लॉज, जो ट्रेड यूनियन है और लेबर लॉज है। So the Industrial Relation Ordinance regulates trade unions, collective bargaining and employee relationship. इंडस्ट्रियल रिलेशन ऑर्डिनेंस रेगुलेट करता है ट्रेड यूनियंस को भी, कलेक्टिव बार्गेनिंग को भी और एम्प्लॉयर रिलेशंस को भी। नेक्स्ट ये कि ट्रेड यूनियन रिप्रेजेंट्स, अब ट्रेड यूनियन रिप्रेजेंट करता है इनमें से किसको, वर्कर्स को करता है। सो अ ट्रेड यूनियन इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ वर्कर। ट्रेड यूनियन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसको बनाया जाता है ताकि प्रोटेक्ट भी किया जाए और प्रमोट किया जाए राइट्स भी और इंटरेस्ट भी वर्कर्स के। नेक्स्ट ये कि कलेक्टिव बार्गेनिंग मीन्स, अब कलेक्टिव बार्गेनिंग का मतलब इनमें से क्या होता है, ग्रुप नेगोशिएशन बिटवीन वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स, ग्रुप नेगोशिएशन होना, ग्रुप्स के अंदर होना, वर्कर्स के दरमियान भी एम्प्लॉयर्स के दरमियान भी। सो कलेक्टिव बार्गेनिंग इज़ द प्रोसेस थ्रू विच वर्कर्स नेगोशिएट विद एम्प्लॉयर्स रिगार्डिंग वेजेस, वर्किंग कंडीशन एंड बेनिफिट्स। कलेक्टिव बार्गेनिंग ऐसा प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए वर्कर्स जो है नेगोशिएट करते हैं किसके साथ, एम्प्लॉयर्स के साथ, वेजेस के हवाले से, उजरतें, वर्किंग कंडीशंस किस तरह की हैं और जो बेनिफिट्स होते हैं। नेक्स्ट है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मीन्स, अब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का मतलब इनमें से क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स, कॉन्फ्लिक्ट जो होता है एम्प्लॉयर्स के दरमियान, वर्कर्स के दरमियान। सो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इज़ अ डिसएग्रीमेंट बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़ रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड मैटर्स। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक ऐसा डिसएग्रीमेंट होता है जो कि एम्प्लॉयर्स के दरमियान और एम्प्लॉयज़ के दरमियान होता है एम्प्लॉय रिलेटेड मैटर्स के हवाले से। नेक्स्ट ये कि लेबर कोड डील्स विद, अब लेबर कोड के अंदर डील किया जाता है इनमें से किसके साथ, एम्प्लॉयमेंट डिस्प्यूट्स के साथ। सो लेबर कोड हेयर केसेस इन्वॉल्विंग एम्प्लॉयमेंट राइट्स, वेजेस, डिसमिसल्स एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। लेबर कोड में सुना जाता है किसके बारे में, केसेस जो जिसके अंदर शामिल है एम्प्लॉयज़ के राइट्स हो गए, वेजेस हो गया, डिसमिसल हो गया और इंडस्ट्रियल के जो डिस्प्यूट्स होते हैं, जो भी तनाज़े वगैरह होते हैं वो। नेक्स्ट ये कि NIRC स्टैंड्स फॉर, अब NIRC की फुल फॉर्म अगर हम देखें तो वो क्या है, नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशंस कमीशन। सो NIRC इज़ द नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन विच रिजॉल्व्स इंडस्ट्रियल रिलेशन डिस्प्यूट्स इन पाकिस्तान। अब ये जो है नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन है जहाँ पे हल किए जाते हैं जो भी इंडस्ट्रियल रिलेशंस डिस्प्यूट होते हैं पाकिस्तान में। नेक्स्ट है कि लेबर लॉज प्रोटेक्ट, अब लेबर लॉ प्रोटेक्ट करता है इनमें से किस चीज़ को, वर्कर्स राइट, जो भी वर्कर्स के हकूक़ हैं उसकी हिफाजत करता है ये। सो लेबर लॉज प्रोटेक्ट एम्प्लॉई बाय इंश्योरिंग फेयर वेज, तो लेबर लॉ इस चीज़ को यकीनी बनाता है कि फ़ेयर वेज हो, जितना काम लिया जा रहा है और जिस लेवल का वो एम्प्लॉई है जो उसकी आउट इनपुट वो दे रहा है उसके मुताबिक उसको पे किया जाए। और इसके अलावा सेफ़ वर्किंग कंडीशन हो, जो भी एम्प्लॉई हो हर तरह के एम्प्लॉई के लिए वर्किंग कंडीशन सेफ़ हो, ऐसा ना हो कि वहाँ एक्सीडेंट हो जाए, इंजरी हो जाए। और इसके अलावा लीगल राइट जो भी कानूनी तौर पे चीज़ें हैं वो दी जाएँ, जैसे गवर्नमेंट ने जो मिनिमम वेज सेट की है उससे बिलो ना हो, एम्प्लॉई जिस लेवल का भी हो उससे वेज बिलो होनी नहीं चाहिए, जो गवर्नमेंट ने मिनिमम सेट कर दी, तो ये लीगल राइट में आ जाता है। नेक्स्ट ये कि मिनिमम वेज लॉ इंश्योर्स, अब मिनिमम वेज लॉ जो है वो इस बात को यकीनी बनाता है किसको, कि मिनिमम पे फॉर वर्कर, जो एक मिनिमम पे सेट की गई है वर्कर्स के लिए। सो मिनिमम वेज लॉज गारंटीज दैट वर्कर रिसीव एटलीस्ट एट द लीगली प्रेस्क्राइब मिनिमम सैलरी। तो मिनिमम वेज लॉ इस बात की गारंटी देता है कि वर्कर को उतनी तो एटलीस्ट मिले जो लीगली सैलरी सेट की गई है, मिनिमम जो लीगली तौर पे सैलरी सेट की गई है। नेक्स्ट ये कि कंपनी इज़ क्रिएटेड बाय, अब कंपनी को बनाया जाता है इनमें से किसके ज़रिए, लॉ के ज़रिए, कानून के ज़रिए बनाया जाता है। सो कंपनी कम्स इनटू एग्जिस्टिंग ओनली आफ्टर लीगल इनकॉर्पोरेशन अंडर द रिलेवेंट कंपनी लॉ। कंपनी को बनाया जाता है कब, लीगल इनकॉर्पोरेशन के बाद रिलेवेंट कंपनी लॉ के अंडर में। नेक्स्ट ये कि शेयर होल्डर्स आर, अब शेयर होल्डर क्या होते हैं, ऑनर्स ऑफ कंपनी, जो ऑनर होते हैं कंपनी के। सो शेयर होल्डर्स ऑन द कंपनी बाय होल्डिंग इट्स शेयर एंड आर एंटाइटल्ड टू डिविडेंड्स एंड वोटिंग राइट। तो शेयर होल्डर्स ऑन करते हैं कंपनी को, होल्ड करते हुए शेयर्स भी, और वो इंटाइटल हैं इस चीज़ के लिए कि उनको मिले डिविडेंड भी और वोटिंग राइट भी उनको मिले। नेक्स्ट ये कि डायरेक्टर्स मैनेज करते हैं इनमें से क्या, डेली ऑपरेशंस को। सो डायरेक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द कंपनीज अफेयर्स एंड मेकिंग स्ट्रेटेजिक डिसीजन। डायरेक्टर्स जिम्मेदार हैं मैनेज करने के लिए कंपनी के जो भी अफेयर्स हैं, मामलात हैं, और स्ट्रेटेजिक डिसीजंस यानी कि जो लॉन्ग टर्म के डिसीजंस होते हैं, कंपनी वाइड डिसीजंस होते हैं। नेक्स्ट ये कि आप प्रोस्पेक्टस इज़, अ प्रोस्पेक्टस क्या है, ये बिल्कुल वैसे ही होता है जिस तरह से किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी का प्रोस्पेक्टस होता है, कंपनी एडवर्टाइजिंग डॉक्यूमेंट, और इसके ज़रिए एडवर्टाइज़ किया जाता है कंपनी को, उसके बारे में बताया जाता है।
प्रमोट किया जाता है, प्रमोशन किया जाता है। सो अ प्रोस्पेक्टस इज अ डॉक्यूमेंट इशूड बाय कंपनी टू इनवाइट द पब्लिक टू परचेज इट्स शेयर और सिक्योरिटीज़। एक ऐसा डॉक्यूमेंट कंपनी इशू करती है इनवाइट करने के लिए पब्लिक को कि वो ख़रीदे उसके शेयर या सिक्योरिटीज़। नेक्स्ट है कि शेयर्स रिप्रेजेंट, अब शेयर जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं इनमें से किस चीज़ को, ऑनरशिप इन कंपनी, कंपनी के अंदर ऑनरशिप जो है, मिल्कियत जो है उसको। सो शेयर्स रिप्रेजेंट ऑनरशिप इंटरेस्ट इन अ कंपनी एंड गिव शेयर होल्डर्स सर्टन लीगल राइट। शेयर रिप्रेजेंट करते हैं ऑनरशिप जो होती है, ऑनरशिप इंटरेस्ट कंपनी के अंदर, और वो शेयर होल्डर्स को देते हैं कानूनी हकूक देते हैं कुछ। नाउ डिविडेंड इज, अब डिविडेंड इनमें से क्या होता है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन टू शेयर होल्डर्स, जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है शेयर होल्डर्स को। सो डिविडेंड इज द पोर्शन ऑफ कंपनीज प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग शेयर होल्डर। डिविडेंड जो क्या होता है, पोर्शन होता है, हिस्सा होता है कंपनी के प्रॉफिट का जो कि शेयर होल्डर्स के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। नाउ सेपरेट लीगल एंटिटी अप्लाइज टू, सेपरेट लीगल एंटिटी अप्लाई किया जाता है ये कॉन्सेप्ट किसके ऊपर, कंपनीज के ऊपर, क्योंकि कंपनी जो है वो एक लीगल एंटिटी है, कानूनी तौर पे उसकी एक हैसियत होती है एक एज अ पर्सन। सो अ कंपनी हैज़ इट्स ओन लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर एंड डायरेक्टर। तो एक कानूनी इसकी अपनी एक हैसियत है एज एन एंटिटी, एज अ पर्सन विच इज़ सेपरेट फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर एंड डायरेक्टर्स। सो डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर्स आर कंसिडर सेपरेट, तो इनको अलहदा सेपरेट जो है वो कंसिडर किया जाता है, ना कि कंपनी के साथ जो है वो कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट ये कि अ कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्स, एक कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर करता है क्या, टू थिंग्स, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ऑफर भी और एक्सेप्टेंस भी। सो अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिगिंस विद अ लॉफुल ऑफर दैट इज एक्सेप्टेड बाय द अदर पार्टी। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत होती है लॉफुल ऑफर के साथ जो कि एक्सेप्ट करती है दूसरी पार्टी। नेक्स्ट है कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मीन्स, अब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब इनमें से क्या होता है, लीगली इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, जो कानूनी तौर पर इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है। सो अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हैज़ नो लीगल इफेक्ट एंड कैन नॉट बी इन्फोर्स इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। वाइड कॉन्ट्रैक्ट का कोई भी लीगल इफेक्ट नहीं होता और उसको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर। नेक्स्ट देखिए लॉ ऑफ एजेंसी मीन्स, अब लॉ ऑफ एजेंसी का मतलब इनमें से क्या होता है, रिलेशनशिप वेयर एजेंट एक्ट्स फॉर प्रिंसिपल, रिलेशनशिप होता है जहाँ पे एजेंट जो है वो एक्ट करते हैं प्रिंसिपल्स के लिए, प्रिंसिपल्स के लिए काम करते हैं एजेंट्स जो है वो। सो एजेंसी इज़ अ लीगल रिलेशनशिप इन विच एन एजेंट इज़ ऑथराइज टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल इन डीलिंग विद अदर्स। तो एक कानूनी तौर पर रिलेशनशिप होता है ये जहाँ पर एजेंट जो है वो ऑथराइज है कि वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करता है, वो जब वो डील कर रहा है दूसरों के साथ तो उसके बिहाफ पे काम करता है। जिस तरीके से हम स्टेट एजेंसी में देखते हैं तो वो स्टेट एजेंट जो है वो क्या कर रहा है, जो पार्टीज़ होती हैं वो प्रिंसिपल होती हैं, उनके बिहाफ पे वो काम कर रहा होता है, वो डील कर रहा होता है। तो ये था आज का लेसन, आज का ट्यूटोरियल। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।